हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं चंद्रगुप्त नाटक के जितने अंक हैं, मतलब जो 4 अंक में जो 44 दृश्य जो है हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं आप सभी के लिए चंद्रगुप्त नाटक में एक ऐसा डिस्कस करूँगी जो आप आसानी से समझ पाएंगे। जी, चंद्रगुप्त नाटक आई होप आप पढ़ चुके होंगे। तो इससे आप सभी को क्या समझ में आ रही है कि इस नाटक में क्या दिखने को मिलता है। ये दिखने को मिलता है ना, ये नाटक इतिहास को लेकर लिखा गया है कि नहीं। ये मन में आ रही है कि ये नाटक इतिहास से लिया गया है। तो प्रसाद जी ने इतिहास को लेकर चंद्रगुप्त नाटक लिखे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त नाटक में ये तो सही है कि चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास है। और भी एक बात है, इस नाटक में कल्पना भी है। तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास एवं कल्पना रखे हैं। तो इसीलिए सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है कि प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास का सहारा अल्प मात्रा से लिए हैं, लेकिन मतलब यदि हम कहेंगे इतिहास का जो सहारा प्रसाद जी ने अपने नाटक में अल्प मात्रा से बहुत अधिक लिया है, पर उन्होंने कल्पना का भी प्रयोग किया है। तो इसीलिए उनके नाटक ऐतिहासिक है। तो आप देख लीजिएगा, प्रसाद जी ने जितने नाटक लिखे हैं, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, जो जितने से नाटक लिखे हैं प्रसाद जी ने, सब ऐतिहासिक नाटक है। इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है। तो चंद्रगुप्त नाटक भी इतिहास और कल्पना का अनुपात देखें तो इतिहास की तुलना में कल्पना अधिक है, पर सभी मुख्य घटनाएं ऐतिहासिक है। यानी नाटक का मूल ढांचा इतिहास का है। और यदि हम इस नाटक में देखेंगे तो मौर्य वंश शीर्षक लेख में प्रसाद ने इतिहास के नामों, तथ्यों इत्यादि का विवेचन किया है, पर अपने नाटक में प्रयुक्त कल्पना की चर्चा नहीं किए। वे इतिहास नहीं ऐतिहासिक नाटक लिख रहे थे। तो ये बात सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है प्रसाद जी के बारे में। ये तो सिद्धनाथ कुमार जी ने प्रसाद जी के बारे में लिखे हैं, उनके नाटक के बारे में। तो हम नाटक के ऊपर आएंगे चंद्रगुप्त नाटक के ऊपर। तो चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास के बारे में यदि हम देखेंगे, ये चंद्रगुप्त नाटक में हम क्या देखें जी, इसीलिए हमको पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त नाटक इतिहास नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। कैसे पता चल जाता है? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त नाटक में जो इतिहास है, नाटक के आमुख में प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक के ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है, विस्तार पूर्वक से। जिससे मैं कहूँगी चंद्रगुप्त नाटक का आधार कहाँ से लिया गया है? मौर्यकालीन। मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के राजा है, सम्राट है। तो चंद्रगुप्त नाटक का आधार मौर्यकालीन इतिहास पर आधारित है। ये नोट कीजिए। मैं जो चंद्रगुप्त नाटक में इतिहास के बारे में बता रही हूँ, नोट कीजिए नोट पेपर में, एग्ज़ाम के समय काम में आएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक का आधार मौर्यकालीन इतिहास पर आधारित है। नाटक का प्रारंभ इस सूचना से होता है
कि सिकंदर का आक्रमण होने वाला है और तक्षशिला के नरेश यवनु से मैत्री संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से वाल्मीकि तक गए हैं। तो इससे हम मौर्यकालीन को देखकर, सिकंदर का आक्रमण देखकर हम इससे समझ पा रहे हैं कि ये ऐतिहासिक नाटक है। तो 337 ईस्वी का है जब सिकंदर का आगमन सिंधु तट पर हुआ था। नाटक का अंत होता है चंद्रगुप्त और शैलकुश की संधि से, है कि नहीं? तो चंद्रगुप्त नाटक का अंत चंद्रगुप्त और शैलकुश की संधि से होता है। यह संधि 305 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार नाटक की घटनाएं जो है ये 328 से 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 305 ईस्वी पूर्व तक, मतलब 22 से 24 वर्ष की है। तो इससे हम लिखने को पाते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है। इससे दूसरा जो है सिकंदर का आक्रमण 326 से 25 ईस्वी पूर्व हुआ था। तो प्रसाद ने माना है कि सन 326 ईस्वी पूर्व में तक्षशिला में चंद्रगुप्त उससे मिला था और 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त था राग सिंहासन हो गया था और उसने 296 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया था। तो इसी प्रकार चंद्रगुप्त ने 24 वर्षों तक राज्य किया था। तो इससे हम ये दिखने को मिलता है चंद्रगुप्त इतिहास से संबंधित है, चंद्रगुप्त नाटक इतिहास से संबंधित है। प्रसाद ने चंद्रगुप्त नाटक के प्राक कथन में सबसे महत्वपूर्ण शुद्ध सामग्री चंद्रगुप्त के क्षत्रियत्व के विषय में प्रस्तुत की है और इस नाटक में चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, अंबिक, दांडायन, राक्षस, बररुचि और शक्तार, ये तो सब ऐतिहासिक पात्र है ना। क्योंकि हम जब इतिहास पढ़े थे, मतलब हम जब स्कूल में, कॉलेज में जब इतिहास पढ़े थे, तो ये सब पात्र जो हम जानते हैं ना, नहीं इतिहास में है चंद्रगुप्त कहिए, चाणक्य, नंदवंश के नंद, पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, अंबिक, दांडायन, राक्षस, बररुचि, शक्तार, ये सब तो ऐतिहासिक पात्र है ना, हम तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इतिहास में। तो चंद्रगुप्त नाटक में जो घटनाएं घटी है वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं। जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य के पारस्परिक सहयोग से नंद वंश का नाश, सिकंदर पुरुष का मतलब पर्वतेश्वर, वो दोनों का युद्ध, तक्षशिला के राजकुमार द्वारा पुरुष के विरुद्ध सिकंदर की मदद, सिकंदर चंद्रगुप्त की भेंट, चंद्रगुप्त का ग्रीक युद्ध कला से परिचित होना, सिकंदर का नाराज होकर वहाँ से भागना, दांडमीस मतलब दांडायन से उनके आश्रम में सिकंदर की भेंट, मालव पर सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर का इस आक्रमण में घायल होना, चंद्रगुप्त का मगध सम्राट बनना, चंद्रगुप्त का दक्षिण विजय अभियान, सेल्यूकस का आक्रमण और उसकी पराजय के बाद चंद्रगुप्त में संधि और सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त का परिणय संबंध। ये जो जितने सारे घटनाएं हैं, तो ये घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ये याद रखिए और नोट कीजिए। इसीलिए सिद्धनाथ कुमार जी ने लिखा है कि चंद्रगुप्त नाटक में मौर्यकालीन वातावरण निर्मित करने के लिए अनेक शब्दावली
लिखा गया है, जैसे गुरुकुल, कुलपति, शिक्षा, गुरुदक्षिणा, सम्राट, महाराज, मदिरा, कलश, चषक, समाज, वसंतोत्सव, चैत्य, सविता, परिषद, द्वंद्व, युद्ध, ये सब शब्द व्यवहार किया गया है, जिसमें तत्कालीन शासन, लोक जीवन, उत्सव, खान पान इत्यादि का संकेत मिलता है इतिहास में। तो इसीलिए चंद्रगुप्त नाटक ऐतिहासिक नाटक है। नेक्स्ट मैंने जो कहा कि चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना दिखने को मिलती है, बहुत सारी कल्पना है। तो प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में जो काल्पनिक दृष्टि दिखे हैं वो कैसे ना, प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर, अलका, सुहासिनी, मालविका इत्यादि पात्रों का जो सृजन किया है वो काल्पनिकता की दृष्टि से किया है। ये काल्पनिक पात्र है, ऐतिहासिक पात्र नहीं है। याद रखिए, ऐतिहासिक पात्र कौन है, काल्पनिक पात्र कौन है। मैंने पहले से कहा ना, ऐतिहासिक पात्र कौन है, चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद, पर्वतेश्वर, सिकंदर, सेल्यूकस, आंबिक, दांडायन, राक्षस, बररुचि और सक्टार। ये जो पात्र है ये प्रसाद जी ने ऐतिहासिक पात्र लिए हैं चंद्रगुप्त नाटक में, लेकिन सिकंदर, अलका, सुहासिनी, मालविका ये सब कल्पना की दृष्टि से ही लिए हैं। तो इनसे संबंधित प्रेम प्रसंग एवं घटनाएं जो है ये चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना की भावभूमि पर प्रतिष्ठित किए हैं। जैसे चंद्रगुप्त नाटक में कल्पना का समावेश कल्पित प्रेम प्रसंगों में इसी प्रकार हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त कल्याणी का प्रेम प्रसंग, चंद्रगुप्त कौटिल्य का प्रेम संबंध, चंद्रगुप्त मालविका का प्रेम प्रसंग, चाणक्य सुहासिनी का प्रेम प्रसंग, सिंहरण और अलका का प्रेम प्रसंग, राक्षस सुहासिनी का प्रेम प्रसंग और पर्वतेश्वर कल्याणी का प्रेम प्रसंग। ये जितने प्रेम प्रसंग है ये कल्पित प्रेम प्रसंग है, कल्पना लेकर प्रेम प्रसंग रखा गया है। और भी चंद्रगुप्त नाटक में और भी सारे काल्पनिक उद्भावना है दिखने को मिलता है, जैसे सक्टार का अंधकूप से निकलने का प्रसंग। लिख रहे हो ना, नोट पेपर में लिखिए प्रेम प्रसंग क्या है, कौन सी प्रसंग कल्पना मतलब कौन सी प्रेम प्रसंग काल्पनिक है, ये नोट कीजिए। तो सक्टार का जो अंधकूप से निकलने का प्रसंग जो है ये काल्पनिक उद्भावना है। और राक्षस चाणक्य का संघर्ष जो है, कल्याणी की आत्महत्या, पर्वतेश्वर की हत्या कल्याणी के द्वारा, राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त की हत्या करने का षड्यंत्र, मालविका की हत्या, राक्षस द्वारा सुहासिनी को चाणक्य द्वारा फर्जी पत्र भेजकर बंदी बनाने जो संबंधित घटनाएं, और चाणक्य द्वारा सुहासिनी को कौटिल्य के पास भेजना, चाणक्य की चंद्रगुप्त को एकाकी बनाने की नीति, ये सब प्रसाद जी ने काल्पनिक उद्भावनाएं किए हैं चंद्रगुप्त नाटक में। और चंद्रगुप्त नाटक में द्वारिका प्रसाद जी ने मतलब द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने चंद्रगुप्त नाटक में संवाद योजना के बारे में जो बात की है वो क्या है ना, प्रसाद के संवाद एक तरफ पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हैं तो दूसरी तरफ कथा वस्तु के आगे बढ़ाने में भी सक्रिय सहयोग देते हैं। तो प्रसाद के अधिकांश संवाद नाट्य स्थिति, देशकाल, पात्रों के सर्वथा अनुकूल है। उनके द्वारा भारत के सांस्कृतिक वैभव एवं ऐतिहासिक संदर्भ का उद्घाटन कलात्मक ढंग से ही हुआ है, पर वह कार्य, व्यापार एवं दृश्य के संबंध तो सार्थकता प्रदान करते हैं। तो ये द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी ने प्रसाद जी के बारे में लिखे हैं, चंद्रगुप्त नाटक के बारे में लिखे हैं। उसके अलावा सिद्धनाथ जी ने चंद्रगुप्त नाटक के बारे में 3 दृष्टियों के बारे में बताए हैं। एक है संवाद नाटक की विभिन्न स्थितियों एवं पात्रों के भाव विचारों में पूर्णत सामंजस्य रखते हैं या नहीं, नाटक के संबंध नाटक के प्रयोजन सिद्ध करते हैं या नहीं,
इनका स्वरूप अभिनेता और दर्शकों की दृष्टि से उपयोग है या नहीं, ये विचार करते हैं सिद्धार्थ कुमार जी ने। नेक्स्ट जो है रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त नाटक रंगमंच और अभिनेता की दृष्टि से विवादास्पद है। इसी संबंध में दो प्रकार का मत दिखने को मिलता है। पहला विद्वान का पहला वर्ग प्रसाद के नाटक की अभिनय अभिनय मानना है, जबकि दूसरे वर्ग की यह मान्यता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय है, पर उन्हें रंगमंच पर कुछ काट छांट के साथ कुशलतापूर्वक मंचित किया जा सकता है। और जो गणपति चंद्र गुप्त, शिव कुमार शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा जितने विद्वान हैं, तो उन विद्वान ने चंद्रगुप्त नाटक को अभिनय माना है। गणपति चंद्रगुप्त जी के मान्यता है कि चंद्रगुप्त का कथानक इतना अविशृंखलित सा है कि उसमें शिथिलता आ जाती है। तो अनेक घटनाओं और दृश्यों का जो आयोजन है वो लंबे लंबे स्वगत कथन वो वार्तालाप है। तो गीतों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। दार्शनिकता, सर्वत्र संस्कृत भाषा, वातावरण की गंभीरता इत्यादि बातें इस नाटक में देखने को मिलता है। तो इसी तरह बहुत सारे विद्वान ने बहुत सारे मत दिए हैं, भिन्न भिन्न मत दिए हैं चंद्रगुप्त नाटक के बारे में। तो उसी तरह रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि प्रसाद ने रंगमंच दृष्टि से अपने नाटक में मृत्यु, वध, आत्महत्या इत्यादि के दृश्यों की योजना की है जो वर्जित माने जाते हैं। उसी तरह नगेंद्र जी ने प्रसाद के नाटक में सबसे पहला दोष रंगमंच विषयक है। तो उनके नाटक में अभिनय संबंधित त्रुटियाँ किए हैं। तो उनमें युद्ध, अभियान इत्यादि ऐसे दृश्य जो मंच पर काफ़ी गड़बड़ी करेंगे। तो इसी तरह बहुत सारे विद्वान ने बहुत सारे भिन्न भिन्न मत दिए हैं चंद्रगुप्त नाटक के बारे में, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरह जैसे प्रसाद के नाटक में यदि मैं कहूँगी ध्रुवस्वामी के बारे में, तो हम ध्रुवस्वामी तो पढ़ेंगे। तो रंगमंच के योग्य है ध्रुवस्वामिनी। उसी तरह चंद्रगुप्त नाटक की अभिनेता और रंगमंचीयता के विषय में यही कहा जा सकता है कि उनमें थोड़ा परिवर्तन करके, काट छांट करके रंगमंच योग्य बनाया जा सकता है। तो उसी तरह चंद्रगुप्त नाटक के बारे में आलोचना हो रही है। बहुत सारे मत है, तो बहुत सारे विद्वान ने मत दिए हैं। तो और भी ये भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त नाटक अनभिनय नहीं है। तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रथम मंचन काशी रत्नाकर मंडल द्वारा 14-15 दिसंबर 1933 ईस्वी में काशी के न्यू सिनेमा हॉल में होना था। तो इसकी रंगमंचता, अभिनेता की सफलता की कहानी है। तो ये था रंगमंचता के बारे में। उसके बाद जो इस नाटक में जो भाषा प्रयोग किया गया है, इस भाषा के बारे में देखेंगे। तो प्रसाद के नाटक में भाषा कवित्वपूर्ण अलंकृत है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता और संस्कृतनिष्ठ शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसी कारण से प्रसाद के नाटक की भाषा विवादाग्रस्त होने का साथ साथ क्लिष्टता और दुरूहता के आरोप से आरोपित रही है। तो प्रसाद ने लिखा है कि उनने एक वाले खुमंच वाले जनसाधारण के लिए नाटक नहीं लिखे, तो सुरुचि संपन्न सामाजिक के लिए उन्होंने नाटक की रचनाएं की। तो सिद्धार्थ कुमार ने लिखा है कि प्रसाद के नाटकों पर तत्सम प्रधान, विशेषण प्रधान और अलंकार प्रधान होने का आरोप लगाया जाता है। वह साधारण नहीं है, तो इससे भाषा क्लिष्ट नहीं हुई है और नाटक पकड़ में नहीं आते। तो वस्तु विन्यास की दुर्बलताओं के कारण भाषा के कारण नहीं है। तो प्रसाद ने कुछ ऐसे प्रयोग अवश्य किए हैं जो नाटक की भाषा की दृष्टि से प्रशंसनीय नहीं कहे जा सकते। तो
चंद्रगुप्त नाटक की भाषा शैली द्विपक्ष के रूप में जाता है, जैसे मतलब, और जो प्रसाद की कवितापूर्ण अलंकृत भाषा में भी लाक्षणिकता, उपचार वक्रता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता का अर्थ भी देखने को मिलता है। और प्रसाद ने भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा का सजीव चित्रण अंकित करने के लिए धर्म, दर्शन, इतिहास, काव्य, भूगोल, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत जितने शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किए हैं प्रसाद जी ने। तो उन्होंने भारत के उत्सव, त्योहार, व्रत, अनुष्ठान, आमोद प्रमोद तथा वेशभूषा उसी मतलब संबंधी जितने वेशभूषा संबंधी भी शब्दावली का अपनाकर सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत की है। और राजनीति एवं शासन संबंधी शब्दावलियाँ भी प्रयोग किए हैं, जैसे महाबलाधिकृत, अश्वरोही शिविर, महामात्य, क्षत्रप, गणेश प्रमुख इत्यादि का प्रयोग किए हैं अपनी भाषा में प्रसाद जी ने। और संरचना द्वारा प्राचीन राज्य व्यवस्था एवं सामंत युगीन वातावरण का यथार्थ चित्रण भी किए हैं। और प्रसाद ने पारसी नाटक में प्रयुक्त घटिया, छिछली एवं निम्न स्तरीय भाषा के प्रति तीव्र आक्रोश के विरुद्ध कवित्वपूर्ण एवं प्राचीन भारतीय गरिमा एवं सांस्कृतिक महत्ता के अनुरूप संस्कृतनिष्ठ उच्च स्तरीय परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किए हैं। तो यदि हम कहेंगे तो कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि प्रसाद की नाट्यकृति चंद्रगुप्त की भाषा दशम प्रधान संस्कृतनिष्ठ अवश्य है, पर दुर्बोधता, क्लिष्टता एवं बुझलता नाटक में सर्वत्र नहीं है। और नाटक की भाषा जो है नाटकीय, प्रसंगानुकूल, पात्रानुकूल एवं कलात्मक है। और यदि हम कहेंगे पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है, तो समझदार निर्णय पर युवन चला जाता है, महत्वाकांक्षा की मूर्ति निष्ठुरता की सूपी में रहती है। तो प्रतिकूल एवं बिंब के कारण विलक्षण चमत्कार, दुरुच एवं पुनरुक्ति की बहुलता तथा विशेषण की अधिकता के कारण अद्भुत स्मृति एवं प्रभावी अभिव्यंजना कौशल प्रसाद के नाटक की विशिष्ट उपलब्धियों के साथ साथ उच्च कोटि का भाषा भी क्षमता प्रयोग किया गया है। तो ये दिखने को मिलता है चंद्रगुप्त नाटक में। और इस नाटक में जो गीत योजना हुई है, तो इस नाटक में कुल मिलाकर 13 गीत हैं। तो प्रसाद जी ने इन 13 गीतों में से 11 गीत स्त्रियों द्वारा गवाए हैं। स्त्रियों द्वारा गाए गए 11 गीतों में सुवासिनी, अलका एवं मालविका द्वारा प्रत्येक से 3-3 गीत और 1 गीत कल्याणी द्वारा तथा 1 गीत कान्हेलिया द्वारा गाया गया है। और 1 गीत नेपथ्य से सुनाई पड़ता है और 1 गीत राक्षस। तो दशरथ ओझा ने लिखा है कि भाव की दृष्टि से इनमें 2 राष्ट्रीय गान और 1 गीत अतीत स्मृति का है। तो शेष 8 गीत जो है श्रृंगार, प्रेम और सदैव की संबंधित गीत है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि चंद्रगुप्त नाटक में गीत के बारे में याद रखना चाहिए और गीत किसने कहा, किस दृश्य में है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। मैं जो इस नाटक में जो गीत
गाए हैं इस नाटक के पात्र ने, मतलब स्त्री पात्र जितने हैं, सुभाषिनी, कान्हैया, अलका, तो जितने सारे पात्र हैं जो जो गाए हैं, मैं उस गीत का नाम बता रही हूँ। मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी कि एग्ज़ाम में गीत आएगा कि ये, मतलब गीत को कोटेशन की तरह आएगा कि ये गीत किसने कहा है, किसने गाया है। एक कोटेशन कौन से नाटक, एक गीत कौन से नाटक में है, ये इसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा ये सवाल। जैसे मैं एक गीत नाम कहूँगी, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, अब संध्या मलय अंकुलिन दुकुल कलित हो यूँ छिपते हो क्यों, है कि नहीं। देखिए वही गीत है, मैंने जो गीत बोला, मैंने जो गीत कहा कि ये गीत, ये देखिए लिखा गया है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुका छिप कर चलते हो क्यों, नतमस्तक गर्भ वहन करते यौवन के घनरस कण डरते हैं आज लज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों, अधरों के मधुर कगारों में कलकल ध्वनि की गुजारों में मधु सरिता सी वो हंसी, तरल अपनी पीते रहते हो क्यों, अब संध्या मलय आकुलित दुकुल कलित हो तो छिपते हो क्यों। ये जो गीत किसने गाए हैं, सुभाषिन ने। तो राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है, कुछ मुख अभिनय, फिर उसके बाद सुभाषिन का भाव सहित गान होता है। तो सुभाषिन ने ये गीत गाए हैं। कौन से दृश्य में, प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में ये दिखने को मिलता है कि नहीं। और नेक्स्ट जो गीत है मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये जो गीत है, निकल मत बाहर दुर्बल आह, लगेगा तुझे हंसी की सांत, देखता है स्मृतियों का स्वप्न हृदय पर मत कर अत्याचार। तो ये जो गीत है ये किसने गाई है ना, ये राक्षस का सुभाषिन के समक्ष अभिनय सहित गान, मतलब राक्षस ने ही गीत गाए हैं सुभाषिनी के लिए। ये प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में दिखने को मिलता है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट जो है, देखिए कितना बड़ा गीत है। नेक्स्ट देखिए जो गीत है, देखेंगे नेक्स्ट जो गीत मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, वो गीत किसने गाई थी, कान्हैया ने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ रही है ये अरुण यह मधुमेह देश हमारा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट गीत है ना, इसीलिए वो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है कि नहीं। तो कान्हैया ने जो गीत गाए हैं, कहाँ है, देखिए ये जो अरुण अय मधुमय देश हमारा, ये जो गीत है ये द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में दिखने को मिलता है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खितीज को मिलता एक सहारा, और ये जो गीत है ये कान्हैया ने गाए हैं। मैंने बार बार कह रही हूँ कि चंद्रगुप्त नाटक में जितने गीत है वो याद रखिए, क्योंकि यूजीसी नेट में तो 100% आ रही है, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है। तो वो तो श्योर यूजीसी नेट एग्ज़ाम में तो श्योर
आएगी, कोई ना कोई गीत तो यदि चंद्रगुप्त टॉपिक में आएगा तो कोई ना कोई गीत एक सवाल एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा। वो स्टेट एग्ज़ाम में भी शायद आएगा। तो हमको तो पता नहीं एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन हमको सब कुछ कवर करना पड़ेगा, सिलेबस वाइज हमको तो कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी नाटक, उपन्यास, कहानी आप सभी ने पढ़ रहे हैं, तो उस कहानी के प्रकाशन वर्ष, पात्रों के नाम, कथन, भाषा, उद्देश्य क्या है, सारांश क्या है, मतलब कहानी का लेखक जी ने जो कहानी लिखी है कौन सी उद्देश्य लेकर लिखे हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान खितीज की मिलता एक सहारा, ये जो गीत है ये कान्हैया ने गाए हैं। नेक्स्ट जो है गीत है, देखिए एक भी गीत है इस दृश्य में, कौन सी गीत है जो कि प्रथम दृश्य में ही है, जो कि अलका ने गाए हैं। प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की परवाह हो, ये प्रथम दृश्य में दिखने को मिलता है, अलका ने गाए हैं। देखेंगे कहाँ गया, देखिए ये जो गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से सत प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना है हृदय चिन्ह की न तनिक थी चाह। ये जो गीत है ये अलका जी ने गाए हैं। अलका और भी एक गीत गाए हैं, जैसे बिखरे किरण अलक व्याकुल हो विरन विरस बदन पर चिंता लेख, और एक भी अलका जी ने गीत गाए हैं। जो गीत है आप पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो गीत है, बिखरी किरण अलक व्याकुल हो विरस बदन पर चिंता लेख, छायापथ में राह देखती गिनती प्रणय अवधि की रेख। ये गीत भी अलका ने ही गाई है। उसके बाद सुभाषिनी ने भी एक गीत गाए हैं। वो गीत का नाम क्या है, देखिए सुभाषिनी ने क्या गीत गाए हैं। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, मधु पीकर पागल हुआ करता प्रेम प्रलाप, शिथिल हुआ जाता हृदय जैसे अपने आप, लाज के बंधन खोल रहा, पिछल रही है चांदनी छवि मत वाली रात, कहती कंपित उधर से वह कहने की बात, कौन मधु मधिरा बोल रहा है। तो ये गीत सुभाषिनी ने गाए हैं, जो तृतीय अंक में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट जो गीत है वो कल्याण ने गाए हैं। आप देख लीजिएगा, पढ़ने से आप पता चल जाएगा कहाँ पर कौन से गीत है। कल्याणी जो गीत गाए हैं, सुधा पी कर से नहला दो, ये मोती न बन जाए मुदुल कर से ले वो सहला दो। तो ये गीत कल्याण ने गाए हैं, जो कि चतुर्थ अंक में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट गीत जो है नेपथ्य गान है, जैसे कैसे कड़ी रूप की ज्वाला लोह श्रृंखला से ना कड़ी, क्या यो फूलों की माला। नेक्स्ट जो गीत है चंद्रगुप्त के निवेदन पर मालविका ने गाए हैं, जो कि चतुर्थ अंक में है। मधुफ कब एक कली का है, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा के कुंज। और
मालविका का गान भी एक है जो चंद्रगुप्त के द्वारा कुछ और गाने और तुम्हारे शोर में स्वर्गीय मधुरिका की प्रशंसा करने पर जो गीत गाए हैं वो है बज रही बंसी आठों याम की, रूप सुधा के दो द्रुग प्यालू ने ही मती बेकाम की। नेक्स्ट जो गीत है वो चंद्रगुप्त के गया वो तो गया मालविका का गान है जो चंद्रगुप्त द्वारा कुछ वो भी हाँ। नेक्स्ट जो गीत है वो मेरे जीवन की स्मृति और अंतर के आतुर अनुराग बहेक मत क्या न है, बता दो क्षितिज तुम्हारी नव सीमा। तो पहले बुक में देखिए मैंने जो कह रही हूँ गीत में जो गीत बता रही हूँ ये इस किताब में है जो कि मालविका ने कहा है, ठीक है। तो ये जो ओ मेरे जीवन की स्मृति जो अंतर के आतुर अनुराग बहेक मत क्या न है, बता दो क्षितिज तुम्हारी नव सीमा, ये मालविका ने लिखी है, गीत गाई है। नेक्स्ट जो गीत है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट गीत है जो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। ये तो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रबीर को जयी बनो बढ़े चलो। ये अलका की प्रेरणा से संबद्ध गान है। नेक्स्ट जो गीत है वो सुभाषिनी की है जो सखे वो प्रेममयी रजनी, आंखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की भीड़ घनी सखे वो प्रेममयी रजनी। ये गीत सुभाषिनी ने गाई है। देखिए इससे ये भी देखने को मिलता है जो प्रथम गीत क्या है, तुम कनक किरण में प्रथम गीत का नाम क्या है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, अब संध्या मलय अंकुलित दुकुल कलित हो क्यों छिपते हो क्यों। तो इस गीत में लज्जावती का रूप सौंदर्य भी है, गर्व भी है, प्रेम रस की वर्षा भी है, मौन मधुर मुस्कान भी है। प्रेमिका का यह सांस्कृतिक चित्र आकर्षित रूप में चित्रित है। और द्वितीय गीत क्या है, निकल मैत बाहर दुर्बल आह लगेगा तुझे हंसी का शीत देखता है स्मृति पर का स्वप्न हृदय का मत कर अत्याचार। ये जो राक्षस का सुभाषिनी के समक्ष जो अभिनय सहित जो गीत है वो इसमें कहा गया है कि प्रेम की वेदना मुखरित न हो, जल नवरी पीर अंदर ही रहे, नहीं तो संसार के उपहास में ठंड लग जाएगी। और तृतीय गीत जो है, और यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँच अनजान खिती से मिलना जो सहारा, जो गीत है इस गीत में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय चेतना के गीत की अभिव्यक्ति है। चौथा गीत जो है, प्रथम यौवन मदिरा में मत प्रेम करने की थी परवाह, जो गीत है इस गीत में प्रेम करने की तीव्र आकांक्षा है जिसके फलस्वरूप मिलता है, क्या मिलती है, वेदना मिलती है। और पंचम गीत जो है, बिखरी किरण अलख व्याकुल हो विरस बदन पर खींचा लेख रूप निशा, जो गीत है इसमें समय विहग के कृष्ण पक्ष में रजत चित्र से अंकित सुंदर तरल तरीका से पूछा गया है कि मंदाकिनी समीप ही भरी है तो आंखों प्यासी क्यों है। षष्ठ गीत जो है, आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल भूल रहा कौन मधु मदिरा घुल रहा है। तो इस गीत में रूप निशा में प्रेम के आमंत्रण का गीत है। इस गीत में उद्यम यौवन की मादकता है।
और जो सप्तम गीत जो है, सुधा पीकर से नहला दो, ये मोती बन जाए मुदुल कर से लो सहला दो। ये जो गीत है, इस गीत में प्रेम की अमृत वर्षा का गीत है, जिसमें मन अपने बस में न रह जाए। और अष्टम गीत जो है, कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, लोह श्रृंखला से न कड़ी या फूलों की। इसमें 4 पंक्तियां है, छोटा सा गीत है, जिसमें मन पागल होकर पतंग सा जल मरता है। और नवम गीत में जो है, मधुर कप एक कलिका है, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज। नवम गीत में केवल प्रेम की व्यंजना दिखने को मिलता है। और जो 10वां गीत जो है, 10वां गीत क्या है, बज रही बंसी आठों याम की, रूप सुधा के दूध रुग, प्यालू ने ही मती बेकाम की। तो इसमें प्रेम के माधुर्य का संक्षिप्त गीत है। प्रेम का माधुर्य गीत इसमें दिखने को मिलता है। और नेक्स्ट जो गीत है, 11 नंबर जो गीत है, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग बह को मत क्या न है, बता दो खितीज तुम्हारी बन सीमा नव सिवा में। तो इस गीत में प्रेम की पीड़ा का स्वर है। और 12 जो गीत है, 12वां गीत जो है, 12 गीत जो है, हिमाद्री तुरंग श्रृंग से संबंध सुध भारती, स्वयं प्रभा समुद्र स्वतंत्रता पुकारती। तो ये गीत से हम ये पता चल जाता है कि ये राष्ट्रीयता से संबंधित गीत है। और लास्ट जो गीत है वो क्या है, सखे वो प्रेममय रजनी, आँखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की पेड़ घनी, सखे वो प्रेममय रजनी। तो इस गीत में प्रेम के उल्लासित वातावरण का गीत है। और चंद्रगुप्त नाटक में अरुण यह मधुमय देश हमारा तथा हिमाद्री तुरंग श्रृंग से, ये दोनों गीत राष्ट्रीय चेतना के गीत है। मतलब 2 गीत राष्ट्रीय चेतना के गीत है। एक है अरुण यह मधुमय देश हमारा, दूसरा है हिमाद्री तुरंग श्रृंग से। ये हिमाद्री तुरंग श्रृंग से जो 2 गीत है, वो राष्ट्रीय चेतना के गीत है। और यह मधुमय देश हमारा, ये कार्नेलिया द्वारा विदेशी पात्र गाया गया भारत की प्राकृतिक सुषमा और गौरव गरिमा का सुंदर गीत है। ये गीत अलका के नेतृत्व में समवेत स्वर में गाया गया गीत हिमाद्री तुरंग श्रृंग से एक उद्बोधन गीत है। तो इस नाटक में सभी गीत छायावादी काव्य के अच्छे उदाहरण हैं। और अभिव्यंजना पद्धति छायावाद की है। मानवीकरण, लाक्षणिकता, चित्रमयता, बात को घुमा फिरा कर कहने की शैली यानी आचार वक्रता है। और यदि मैं कहूँगी द्वारका प्रसाद जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में लिखे हैं कि प्रसाद के नाटक में गीतों में अभिधेयार्थ के स्थान पर लक्ष्यार्थ प्राधान्य हो उठा है। तो सक्सेना जी के शब्दों में प्रसाद के गीतों में उपचार वक्रता का प्रयोग अधिक हुआ है, यथा स्कंदगुप्त के निम्न गीतों में दिखने को मिलता है, जैसे सजग सुप्त सौंदर्य हुआ हो, चपल चली भुएं मिलने, अनजाने तट की मधमाती लहरें खिती चुमती आती, मेरी आशा आह बाबली तूने सो दी सफल कमाई। ये द्वारका प्रसाद सक्सेना जी के गीत है, मतलब शब्दों में प्रसाद जी के गीत में है। और प्रसाद जी ने इस नाटक में इस गीतों में जो गीत गाए हैं, तो इस गीत में अलंकार प्रयोग किए हैं, जैसे मादकता सी तरह हंसी, जो स्कंदगुप्त में दिखने को मिलता है ये गीत। और मधुमरिता सी
यह हंसी ये चंद्रगुप्त नाटक में दिखने को मिलता है। और असंख्य कृति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य राह ये चंद्रगुप्त नाटक में दिखने को मिलती है। ये जो मादकता सी तरह हंसी, मधु सरिता सी यह हंसी, कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य राह सी, ये सब उपमा अलंकार में आया है। नेक्स्ट जो है मुख खुले मुस्क्याती सूपी साथी आस स्कंदगुप्त नाटक हम जब पढ़ेंगे या समझ पाएंगे। व्याकुलता सो बल खाकर अलझ रही हो जीवन से, यह कसक आंसू सहजा ध्रुवस्वामी से आया है। पादप निष्पद चूम रहे ये भी ध्रुवस्वामी नाटक में है। ये मानवीकरण अलंकार से लिया गया है। और ये भी मतलब प्रसाद के गीतों में जो है, प्रसाद के गीतों में ये याद रखिए, मैं जो कह रही हूँ ये याद रखना जरूरी है। प्रसाद के गीतों में तो प्रसाद के गीतों में जो प्रतीकात्मक दिखने को मिलता है वो, यदि मैं कहूँगी राजश्री नाटक जो है, इस नाटक में एक पंक्ति है जो दूर हट जा सरोवर शीतल, इसमें कौन सी प्रतीक है? सरोवर प्रेमी का प्रतीक है। अजातशत्रु नाटक में यदि हम देखेंगे तो अली ने क्यों अवहेला की, तो अली मागध के इच्छित पति गौतम का प्रतीक है। और अजातशत्रु और भी एक है जो कि सौरभ कली खिली सौरभ से, ये जो कली है ये स्वयं मागधी का प्रतीक है। मन बहलाने को मलयज से फिर खिला की, ये भी मलयज जो है ये हृदय का प्रतीक है। तुम्हें न पाकर शशांक मेरे, तो शशांक विरुद्ध का प्रतीक है। और न अब बसंती बहार कोकिल में, ये स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। ये बसंती बहार मगध के वैभवपूर्ण दिनों का प्रतीक है। स्कंदगुप्त नाटक से और भी एक लिया गया है कि माझी साहस है खेलो, माझी जो है स्कंदगुप्त का प्रतीक है। चंद्रगुप्त नाटक में लिया गया है कि आज इस यौवन के माधव कुंज में कुकिल बुल रहा है, तो कुकिल रूप सौंदर्य का प्रतीक है। और मधुप कब एक कलिका है, तो मधुप प्रेमी और कली प्रेमिका का प्रतीक है। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, ये ध्रुवस्वामी नाटक से लिया गया है। तो प्याला एक कुमार के जीवन का प्रतीक है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने जितने नाटक लिखे हैं उस नाटक में गीतों की कुल संख्या दिया गया है। जैसे मैं बता रही हूँ, लिखिए। जो सजन नाटक है, नाटक में गीतों की संख्या 2 है। कल्याणी परिणय में 6 गीत है। अरुणालय में करुणालय जो है संपूर्ण रचना गीतमय है। राजश्री जो है 7 गीत है। विशाख में 15 गीत है। अजातशत्रु में 14 गीत। कामना में 9 गीत। जन्मेजय का नागयज्ञ में 10 गीत। स्कंदगुप्त में 17 गीत। एक घूंट में 4 गीत और चंद्रगुप्त में 13 गीत और ध्रुवस्वामी में 4 गीत। तो कुल मिलाकर प्रसाद जी ने जितने नाटक लिखे हैं, तो उस नाटकों को यदि हम लेंगे तो कुल मिलाकर 101 गीत दिखने को मिलता है। और प्रसाद के नाटक में सर्वाधिक गीतों की संख्या स्कंदगुप्त नाटक में और सबसे कम सजन नाटक में गीत दिखने को मिलता है। और प्रसाद जी ने जो प्रायश्चित लिखे हैं, जो नाट्य रचना है, वो गीत रहित है। इसमें कोई गीत नहीं है प्रायश्चित नाटक में। और ये भी कहा गया है, तो चंद्रगुप्त नाटक में
नाटक है, फिर भी इसमें केवल 13 गीत है। तो प्रसाद फारसी रंगमंच की रूढ़ि में से क्रमशः मुक्त होते जा रहे थे। तो इसका संकेत गीतों की संख्या या भाषा शैली से ही मिलता है। तो ये प्रसाद जी के बारे में, उनके नाटक के बारे में था। तो बहुत सारे विद्वानों ने प्रसाद जी के नाटक के बारे में भिन्न भिन्न मत दिए हैं, और जितने नाटक लिखे हैं प्रसाद जी ने, उनके भक्ति भावना विषय के गीत के बारे में भी दिया गया है, जो कि मतलब प्रसाद जी ने जितने नाटक लिखे हैं उस नाटक में जो गीत है, वो गीत में राष्ट्रगीत कौन है, भक्ति भावना विषय गीत कौन है, ये मैं एक क्लास लूँगी। एक क्लास में प्रसाद जी के नाटकों में राष्ट्रगीत और भक्ति भावना विषय गीत के बारे में बताऊँगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चंद्रगुप्त नाटक का नायकत्व के बारे में भी मैं बताऊंगी, पात्र चरित्र चित्रण के बारे में भी बताऊंगी। बहुत सारा और भी है चंद्रगुप्त नाटक में जानने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के बारे में, उनके चरित्र कैसे था, चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य क्या है, मतलब प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक क्यों लिखे हैं, लिखने का मतलब क्या है, प्रसाद जी के उद्देश्य क्या है। तो ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो मैंने जो कहा आप सभी को कैसे लगा, मैंने जो चंद्रगुप्त नाटक के बारे में जो मैं कुछ तथ्य मैं आप सभी को दी हूँ, मतलब दी, तो कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है, तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।